हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। तो सैंड पार्टिकल रॉक मिनरल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये रॉक मिनरल्स कैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है केओलिनाइट, एक होता है इलाइट और एक होता है माउंट मोरिलोनाइट। माउंट मोरिलोनाइट ये क्ले मिनरल्स होते हैं, माउंट मोरिलोनाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स इज। तो लार्जेस्ट श्रिंकेज एंड स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक कौन दिखाता है? तो वो है सी ऑप्शन, माउंट मोरिलोनाइट। ये इसकी लार्जेस्ट स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी आई अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। ठीक है, तो एक्टिविटी इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ क्ले मिनरल्स एंड द रिएक्शन विद वाटर। जो माउंट मोरिलोनाइट है उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद इलाइट की होती है और इलाइट के बाद होती है केओलिनाइट की। ठीक है, माउंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। इलाइट की उसके बाद होती है सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर होती है केओलिनाइट की। यदि एक्टिविटी लेस देन 0.75 है तो उसको इनएक्टिव के लिए बोला जाएगा, इनएक्टिव के लिए। ठीक है, यदि एक्टिविटी 0.75 से 1.25 के बीच में है तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल के लिए। ठीक है, और यदि एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25 है तो उसको बोला जाएगा एक्टिव किले, तो उसको एक्टिव किले बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो माउंट मोरिलोनाइट इसकी लार्जेस्ट स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल्स हैविंग। ऑप्शंस है फेस टू फेस, पैरेलल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा डिस्पर्स स्ट्रक्चर के लिए। डिस्पर्स में फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है और जो फ्लैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है, फ्लोक्यूलेटेड, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में होता है एज टू फेस ओरिएंटेशन। एज टू फेस दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा गया डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो होता है फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन। जो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है उसमें होता है एज टू फेस और एज टू एज ओरिएंटेशन। एज टू फेस और एज टू एज ये होता है फ्लैक्यूलेटेड में। तो दोनों आपको याद रखने हैं, डिस्पर्स और फ्लैक्यूलेटेड। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज। ऑप्शन है द स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट, ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली इन दी लेबोरेटरी। इसको लेबोरेटरी में हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस caused due to soil particles are coming close to each other due to the distribution of water। वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो सॉइल पार्टिकल्स कम क्लोज, एक क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, उनके कारण जो स्ट्रेस होती है सॉइल में वो होती है इफेक्टिव स्ट्रेस और इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। ये किसका फंक्शन होती है? ये शियर स्ट्रेंथ का फंक्शन होती है। जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो शियर स्ट्रेंथ का फंक्शन होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लेबोरेटरी में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। पोर वाटर प्रेशर को हम किसकी सहायता से मेजर करते हैं? पीजोमीटर की सहायता से। पोर वाटर को हम मेजर करते हैं पीजोमीटर की सहायता से। पोर वाटर को हम
पीजोमीटर की सतह से मीजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। यदि वाटर टेबल राइज हो रहा है ग्राउंड सरफेस पर तो उससे इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। यदि ग्राउंड वाटर टेबल में राइज हो रहा है तो इक्वल इंक्रीज होगा पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस। ठीक है, सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर रेस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस क्या होगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। टोटल स्ट्रेस पूछिए हमसे 5 मीटर बिलो दी टॉप लेवल ऑफ वाटर, तो टोटल स्ट्रेस क्या होगी, गामा एच। ठीक है, गामा कितना है, गामा हम 1 लेके चलते हैं इंटू एच हमको 5 ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी टोटल स्ट्रेस 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर कितना होता है, पोर वाटर प्रेशर होगा गामा एच जो कि होगा 1/5, यानी कि यहाँ पर भी 0.5 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर होगा पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल स्ट्रेस हमारे पास निकल गई है 5। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर भी निकल आया है 5, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों ही बराबर हैं, 0.5 में से 0.5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 0.5 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस 0। अगला क्वेश्चन है इफ द वाटर टेबल राइजेज अप टू ग्राउंड सरफेस देन दी, ऑप्शन क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ओनली बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यदि ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो रहा है ग्राउंड सरफेस तक तो जो पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस होती है टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो जब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी और टोटल स्ट्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC ऑफ ए सॉइल मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड बॉयड रेशियो इज गिवन बाय। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है बी ऑप्शन G-1/1 + E, ये होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला। यहाँ पर जो बॉयड रेशियो है उसको हम निकाल सकते हैं N/1 - N से भी, ये भी आपको याद रखना है। अगर पोरोसिटी की फॉर्म में इस फॉर्मूला को पूछे तो वो होता है G-1 × 1 - N। ये क्वेश्चन भी आता है पोरोसिटी की फॉर्म में, आपको पोरोसिटी दे देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि बॉयड रेशियो दे दिया जाए तो G-1/1 + E। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम 0 इज नोन एट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, जहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए, जहाँ पर इफेक्ट स्ट्रेस 0 हो जाए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स 0 इज नोन एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बी ऑप्शन फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा G-1/1 + E। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक सैंड इज ए, तो क्विक सैंड क्या है, क्विक सैंड टाइप ऑफ सैंड है, नहीं। क्विक सैंड फ्लो कंडीशन ऑश्योरिंग इन कोहेसिव सॉइल्स, ये भी नहीं। फ्लो कंडीशन ऑश्योरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, ये करेक्ट है। जो क्विक सैंड है वो कोहेजन लेस सॉइल में होती है सबसे पहली बात तो, और ये कब होती है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है।
क्विकसैंड कंडीशन कब बनती है? जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है। If the critical gradient is exceeded, the soil particles move upward and the soil surface appears to be boiling. जो soil particles हैं वो अपवार्ड मूव करते हैं और उनके कारण एक बॉइलिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। बॉइलिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्विकसैंड कंडीशन बोलते हैं और बॉइलिंग कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये होती है कोइजन लेस सॉइल में। जो क्विकसैंड कंडीशन है वो कोइजन लेस सॉइल में होती है, कोहेसिव सॉइल में नहीं होती है। और फाइन सैंड में और सिल्ट में होती है ये मेनली, जिनका वॉइड रेशियो कितना होता है? 0.6 से 0.7 के बीच में होता है, उनमें ही ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्विकसैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, इट इज ए फ्लो कंडीशन ऑशरिंग इन कोइजनलेस सॉइल। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन ए सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी है 2.67 और वॉइड रेशियो दे रखा है 0.67। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हाइड्रोलिक हेड। अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, G-1/1+E। ये हमको दे रखा है क्विक कंडीशन, और क्विक कंडीशन कब होती है? जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ जाता है, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है। तो ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कब होती है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला G-1/1+E, ये किसके बराबर होता है? H/L के। ठीक है, यहाँ पर H हमको निकालना है। G की वैल्यू हमको दे रखी है 2.67, वॉइड रेशियो की वैल्यू हमको दे रखी है 0.67। ठीक है, थिकनेस हमको दे रखी है 1.5 मीटर और निकालना क्या है हमको? H। तो H हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्विक कंडीशन दे रखी है, हाइड्रोलिक हेड पूछा है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे G-1/1+E = H/L। अगला क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमानेंट विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है परमेंट की, विच इन्फ्लुएंस एज परमेबिलिटी आर। तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, ये दोनों ही परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, विस्कोसिटी और यूनिट वेट। अब आपने कोजेनी-करमैन इक्वेशन पढ़ी होगी परमेबिलिटी की, C(Γ)/μ(E)(1+E)(d²), ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो परमेबिलिटी है वो यूनिट वेट और विस्कोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रही है। कैसे कैसे कर रही है? कि जो परमेबिलिटी है वो यूनिट वेट के तो होती है प्रोपोर्शनल और विस्कोसिटी के होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। यदि पार्टिकल साइज बढ़ेगी, यदि पार्टिकल की साइज बढ़ेगी तो भी क्या होगा? परमेबिलिटी बढ़ेगी। पार्टिकल की साइज बढ़ेगी तो भी परमेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि कोर्स ग्रेन में परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है तो भी परमेबिलिटी बढ़ेगी। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी ज़्यादा होती है डिस्पर्स स्ट्रक्चर से। दोनों में अंतर क्या है? फ्लोक्यूलेटेड में तो होता है एज टू एज और एज टू फेस अरेंजमेंट, एज टू एज और एज टू फेस अरेंजमेंट, और डिस्पर्स में क्या होता है? इसमें होता है फेस टू फेस करेक्ट। ठीक है, अरेंजमेंट। तो ये आपको याद रखना है, फ्लोक्यूलेटेड में परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वॉइड रेशियो बढ़ रहा है तो भी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा के समानुपाती है EQ/1+E के। ठीक है, तो वॉइड रेशियो बढ़ेगा तो भी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ेगी। यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा तो भी परमेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगी। फुली सैचुरेटेड की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और यूनिट वेट की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको मैंने बताए थे कि परमेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्रेटर दी विस्कोसिटी ग्रेटर दी परमेबिलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया था के समानुपाती होता है Γ/W/μ के। तो यदि विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि ग्रेटर दी विस्कोसिटी ग्रेटर दी परमेबिलिटी, जो कि गलत है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी कम होगी। ऑप्शन बी ग्रेटर दी यूनिट वेट ग्रेटर दी परमेबिलिटी, ये सही है। अगर यूनिट वेट ज़्यादा होगा तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल increases void ratio and decreases permeability, increases both void ratio and permeability, decreases both void ratio and permeability। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो डिक्रीजेज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, इन दोनों को डिक्रीज करती है। डिक्रीजेज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड। हमसे पूछा है टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है, तो टाइप ऑफ सॉइल है यहाँ पर सैंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि परमेबिलिटी 0.8 mm पर सेकेंड है तो टाइप ऑफ सॉइल हो जाएगा सैंड। अगर 10 mm पर सेकेंड से ज़्यादा हो परमेबिलिटी, 10 mm पर सेकेंड से, तो उसको बोला जाएगा हम ग्रेवल, क्लीन ग्रेवल। ग्रेवल में ज़्यादा होती है परमेबिलिटी, ठीक है। यदि 10⁻⁻2 से 10 mm पर सेकेंड हो तो बोला जाएगा कोर्स और मीडियम सैंड, ठीक है। किले के लिए कितनी होती है, किले के लिए होती है 10⁻⁻5 mm पर सेकेंड से कम, यानी कि सबसे कम होती है किले के लिए परमेबिलिटी, ठीक है। किले और सिल्ट के लिए होती है 10⁻⁻5 mm पर सेकेंड से कम। यहाँ पर है 0.8 mm पर सेकेंड, जो कि किसके लिए है, जो कि है सैंड के लिए, जो कि है सैंड के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोर सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के लिए इनमें से कौन सा मेथड अच्छा है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कांस्टेंट हेड मेथड है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए काम में आता है, और वेरिएबल हेड मेथड आता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिंग हेड मेथड हो जाएगा, वेरिएबल हेड मेथड हो जाएगा, क्योंकि हमसे किले के लिए पूछा है, और किले कैसा पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, फाइन सॉइल होती है किले, इसलिए फाइन सॉइल के लिए हम लेते हैं फॉलिंग हेड मेथड। और यदि हमसे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए पूछा जाए तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए लेके चलते हैं हम कांस्टेंट हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड, ये हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज में लेते हैं, और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लेते हैं हम फॉलिंग हेड मेथड। दोनों ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड मेथड यूज में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सुटेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो मैंने अभी बताया था कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड, और फॉलिंग हेड मेथड यूज में लेते हैं हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए फॉलिंग हेड मेथड यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अगला क्वेश्चन है हमारा,